तो सिद्ध साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो आत्मज्ञान और साधना के गूढ़ रहस्यों का संप्रेषण तो है ही, लेकिन इस साहित्य से जो रचना धर्मिता का निदर्शन होता है, जो कविता के नए तथ्यों का अन्वेषण होता है, कविता की नई सृजनात्मकता जो उभर के आती है, मैं व्याख्यान में उसको भी रखना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार क्या है मित्रों कि नालंदा की ज्ञान परंपरा कहते हुए यहाँ की शैक्षिकता को बहुत ज्यादा बल दिया जाता है, जो कि उचित है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन जो एक गहरी कविता की भावधारा यहाँ से फूटी है, लगभग उसे उपेक्षित कर दिया जाता है। मैं आज इस व्याख्यान के माध्यम से भारत में और विदेश सब जगह पे जो हमारे मित्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या इस वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जब भी देखा जाएगा, मैं इस पक्ष को रखना चाहूंगा। सरहपा, लुइपा, कन्हपा, शबरपा जैसे मुख्य सिद्धों ने इस साहित्य को समृद्ध किया। इनकी रचनाएं गूढ़, सांकेतिक और रहस्यमयी हैं, और वो लोग ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जो साधना और योग की परंपरा से आते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कविता की रसात्मकता में अवगति रखते हैं उनको वो बात नहीं समझ में आएगी। उनको भी कविता के रसों से, उसके भाव से परिचय मिलेगा जो सरापा ने प्रस्तुत किया है। तो नालंदा की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा स्रोत मैं ये बताना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, कि सरापा की कविता भी है जो हिंदी रचनाशीलता का, हिंदी कविता का आरंभिक द्वार खोलती है, सर्जना करती है, प्रवर्तन करती है इसी नालंदा की धरती से। सिद्ध साहित्य ने भारतीय धार्मिक और दार्शनिक जो विचारधारा है उसको एक नया आयाम दिया। यह साहित्य तंत्र के गूढ़ सिद्धांतों, साधना के रहस्यों को बहुत ही सरल भाषा में, लेकिन मैं एक और बात रखना चाहता हूं कि जिस रूढ़िवाद को कबीर और गोरख बाद में आकर के रखते हैं, वो कहां से आते हैं? वो आते हैं सराहपा से। सराहपा ही वो मुख्य बिंदु है जहां से रूढ़ की धारा का तोड़न आधुनिक भाषाओं में प्रकट होता है। संस्कृत के बाद नई तरीके से प्रकट होता है, पाली के बाद नए तरीके से प्रकट होता है, और उसकी सर्जना का जो स्रोत है वो सराहपा के यहाँ है। और सराहपा इसी नालंदा की भूमि से थे, जो कि रचनाशीलता को प्रस्तुत कर रहे थे। वो देख पा रहे थे कि हम कविता को, भारत की कविता को कहाँ ले जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने दोहा कोश लिखा। मैं आपको कैसे बताऊं कि जब महापंडित राहुल सांकृत्यायन नालंदा आए, तो जब उनकी रचना सरापा की नहीं मिली तब वो तिब्बत गए। तिब्बत में उनकी रचना का अनुवाद मिला, फिर उसका उन्होंने अपभ्रंश अनुवाद करके प्रस्तुत किया। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो नालंदा की धरती का अन्वेषण करे, उसका पुनर्सर्जन करे। मैं कहना चाहता हूं इस व्याख्यान के माध्यम से कि नालंदा के ज्ञान का पुनर्सर्जन, रिक्रिएशन नई दृष्टि के साथ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि सरापा ने किसी भी वर्ण, किसी भी जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, जो बाद में आपको गोरख में, कबीर में और अन्य कवियों में दिखने को मिलेगा। इस चीज को देखिए कहां से वो धारा आती। तो जब तक आप सरापा और गोरख को ठीक से अध्येतित नहीं करेंगे, अध्ययनशीलता के साथ नहीं देखेंगे, आपको हिंदी कविता की नई जो भूमि है, जो कि 2024 में उद्घाटित हो रही है, उसकी जड़ें कहाँ हैं, वो सरापा में जाती। देखना होगा आपको, समझना होगा मित्रों। हिंदी साहित्य का जो विकास है वह कैसे हुआ है, वह सरापा के ही माध्यम से हुआ है। उन्होंने ही इसकी गति दी। अपभ्रंश भाषा में लिखी गई ये रचनाएं हिंदी के आरंभिक रूपों के विकास में बहुत सहायक हुई, उनकी दृष्टि नहीं खुली। साथ ही ये जो सिद्ध हमारे कवि थे, उनके दोहों की शैली ने बाद में किन कवियों को पैदा किया। आप सोचिए कौन से ऐसे कवि हुए हिंदी में जो दोहा के लिए विख्यात है। आप सब जानते हैं कबीर हैं, कबीर और रैदास वगैरह जितने लोग हैं वो किसकी देन है? प्रकारांतर से सरापा की देन। सरापा, जैसा कि महापंडित राहुल ने कहा कि अपने समाज की लड़की के साथ न रह करके अलग समाज की लड़की के साथ वो रहना शुरू किए थे बगैर शादी। ये बहुत बड़ा कदम है उस जमाने का, जो आज भी चैलेंज उपस्थित करता है, बड़ी बात।
आप खुद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को देखिए, अन्य लोगों को देखिए, वो जिस तरह के जीवन को जिया। अर्थ यह है कि आप समाज के धारा को तोड़ते हुए, समाज की जो बंधी हुई दृष्टि है, उसको तोड़ते हुए जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, साहित्य की नई कोपल, नई धारा, नई दृष्टि फूट नहीं सकती। सबसे बड़ी बात मैं ये स्थापित करना चाहता हूं आज के व्याख्यान के माध्यम से कि जो सिद्ध साहित्य है, इसकी जड़ें आपको मिल जाएंगी इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में, लेकिन नव जो जो प्राचीन नालंदा महाविहार है, उसका सिद्ध साहित्य से जो बहुत गहरा संबंध रहा है, वो धार्मिक और बौद्धिक परंपराओं में स्पष्ट परिलक्षित होता है। नालंदा महाविहार का जो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान मार्गों से जो दोहरा गहरा संबंध था, तो ये दोनों ही सिद्ध साहित्य के विकास के नए मार्ग प्रदान करते हैं। सरापा ने वज्रयान और सहजयान, दो तरह की चीजों का एक तरह से प्रवर्तन किया, नई दृष्टि थी। आप बताइए कि उस समय के जो कवि होते थे, सिर्फ कविता नहीं लिखते थे, वो नई दृष्टि का प्रवर्तन करते थे, पुराने विचारों को अनुस्यूत करते हुए नई दृष्टि की भंगिमा को प्रस्तुत करने की उनमें गहरी सामर्थ्य थी। ये उनमें दृष्टि थी जो इसी नालंदा की धरती से उन्होंने प्रस्तुत किया था। मेरा सौभाग्य है कि मैं उसी धरती से बैठ करके आपको यह बातें कह रहा हूं। जितने विद्वान थे यहाँ के और साधक थे, वो बौद्ध धर्म के विभिन्न मार्गों और तांत्रिक साधना में तो रुचि रखते ही थे। सिद्ध साहित्य के कई प्रमुख जो विद्वान थे, वो नालंदा से जुड़े रहे होंगे, जुड़े थे, और उन्होंने अध्ययन किया होगा, अध्ययन किया था। हालांकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो विद्वान है वो सोचते हैं कि इसका साहित्य पर कितना प्रभाव पड़ा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरापा ने यह साहित्यिक गति, यानी जिसको अंग्रेजी में लिटरेरी डायनेमिक्स नहीं प्रस्तुत किया होता, तो आज जो कविता जो 2024 में दिखती है, चाहे विद्रोहों की, नई दृष्टि की, भाषा के नए संयमन की, नई सर्जना की, वो कहाँ हो? शायद नहीं होती। वो तमीज किसने दी? सरापा में थी। सरापा ने गोरख को आगे पैदा किया और गोरख ने कबीर को आगे पैदा किया। पैदा किया मीन्स आगे लाने के लिए वो भूमि तैयार करने में समर्थ। मैं एक बात बता दूं कि जो यह एक व्याप्ति है पूरे लोगों में, हमारे श्रोताओं को ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ जो नालंदा महाविहार था, उसमें बहुत सी भाषाएं पढ़ाई जाती थी, बहुत से विषय पढ़ाए जाते थे। यह एक मैंने एक दृष्टि केवल बनी हुई है कि यहाँ बौद्धिज्म ही पढ़ाया जाता था, बुद्धिज्म ही नहीं केवल पढ़ाया जाता। यहाँ संस्कृत, पाली, बहुत सी भाषाओं का, यहाँ तक कि जो प्राकृत, अपभ्रंश, ये सब चीजें यहाँ लोगों के जीवन में रची बसी थी, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो संस्कृत था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अपभ्रंश भाषा को लोकप्रिय बनाने का काम सिद्धों ने किया, सरापा ने। सिद्ध साहित्य को सरल, गेय और सांकेतिक जो भाषा थी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, भाषा में जो सांकेतिकता है, जो एक गहरी इंटीमेसी है, जो गहरा तारल्य है, वह कहां से आता है? आप भाषा को, शब्दों के बीच का जो गैप है, अज्ञे जी कहते थे कि कविता को कहां पहचानते, है ना? विजय देवनारायण शाही ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि जब मैं दो वाक्य लिखता हूं, तो दोनों वाक्यों के बीच में कविता होती, मिडिल मतलब होती है कविता दो सेंटेंसेस के बीच। ये समझने की जरूरत कि जो तारल्य आता है सरापा में, सिद्धू में, वो एक सांकेतिकता में आता है। वही सांकेतिकता जो कि उलट बांसी जिसको कहते हैं, उलट बांसी, भीजे कंबल बरसे, बरसे कंबल भीजे पानी। आप कहेंगे ये तो कबीर का है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बात गोरख ने कही थी, और गोरख से पहले किसने कही थी? सरापा ने कही थी। अब बताइए, जनता में यह बात जानी भी चाहिए कि वो जो नालंदा की ज्ञान परंपरा है, जो कविता परंपरा है, वो सरापा में किस गति तक थी, उलटबांसी, सांकेतिकता, जो कविता को एक सिंबोलिज्म और प्रतीकवाद, एक नया ध्वनि बोध है हमारे समय का। और अज्ञे जी ने तो नया प्रतीक और प्रतीक नाम से कविताएं भी, वो मैंने पत्रिका भी निकाली थी, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो यह एक आलोचना का, समकालीन आलोचना का एक नया द्वार भी रहा है, नई आलोचना का। आप देखिए कि उसकी जड़ें कहाँ जाती, उसकी जड़ें कहाँ जाती, उस सांकेतिकता के स्वर में जाती हैं जो सरापा से उद्भूत होता है। इसलिए उनके स्वर को केवल और केवल
मित्रों, धार्मिक कह देना, मैं सोचता हूं कि शायद यह टर्म उचित नहीं होगा कि हम उनको केवल रिलीजियस या धार्मिक वर्ड यूज करके खत्म करें। नहीं, उन्होंने अपभ्रंश भाषा के माध्यम से साधकों और विशेष तौर से आम आदमी के बीच, यही तो बात है कि वो आम आदमी के बीच में जाना चाहते थे, जैसे कबीर आम आदमी के बीच में जाना चाहते थे, जैसे तुलसी आम आदमी के बीच में जाना चाहते थे, जैसे कि गोरख आम आदमी के बीच में जाना चाहते थे। गोरख कई भाषाओं के विद्वान थे, लेकिन गोरख ने लिखा, कहा, बोला संधा भाषा में। क्यों बोला? क्योंकि उनको लगता था कि हम किसके लिए बात कह रहे हैं, वो कौन है। देखिए, आप अगर कविता लिखते हैं या कोई वचन कहते हैं या विचार करते हैं, तो आखिर कहीं तो आपका एक टारगेट जो ऑडियंस होगा, किसके लिए आप बात कह रहे हैं। तो ये जरूरी बात है। जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन छेड़ा सन 74 में, और गुजरात और बिहार के इसी धरती पर छिड़ा, तो उनका टारगेट ऑडियंस कौन थी? वह गरीब मजदूर कॉमन आदमी जो इमरजेंसी से त्रस्त थी, एकदम परेशान होने, मतलब सन 75 में, और 74 में उनको वह आगमन मिल चुका था कि ऐसा होने जा रहा। तो एक विचारक पहले से भांप लेता है, जैसे कि सरापा ने पहले से भांप लिया कि कविता की दिशा क्या हो, हमको किस तरफ जाना है, किस तरफ बात रखनी। नालंदा में कई विचारों का संगमन था, और विचारों के बीच की जो सांवादिकता थी, डायलॉग होते रहे, जड़ता नहीं थी कि हमारा विचार है तो हम ठस बैठे हैं और उनका विचार है वो ठस बैठे हैं। नहीं, विचार विमर्श होता रहता, वाद विवाद और संवाद, ये तीनों एक साथ होता था यहाँ पर। ये सबसे बड़ी बात है। और यह विचार केवल बौद्धिक स्तर पे नहीं होता था मित्रों, समाज के विभिन्न स्तरों पे होता था। कई बार जहां बौद्धिकता चूकती है, हम वहां उपस्थित होते। लेकिन ये जो कवि हैं, वह केवल कवि नहीं थे, केवल भाषा के जादूगर नहीं थे, आत्मा के शिल्पी थे, आत्मा के क्राफ्टमैन थे। तो चूंकि जब आत्मा उसमें शामिल है, भीतरी शक्ति शामिल है, तो उनके पास एक ऐसा एक साधक गुण है जो मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने में समर्थ होता है। और आप जानते हैं कि कविता और साहित्य क्या करते हैं? मनुष्य को कनेक्ट करते हैं, जोड़ने का काम। तो मित्रों, एक बौद्धिकता को प्रस्तुत करने में सरापा ने, इन सिद्धों ने जो बड़ा काम किया है, वह नालंदा की जो परंपरा है, ज्ञान परंपरा है। अब तक आपने देखा होगा अखबारों में, सब जगह, वह केवल नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का बल होता। यही कहा जाता कि वहां इतने गार्ड रहते थे, इतने द्वारपाल रहते थे, लोग आते थे, उनकी जो है परीक्षा ली जाती थी, प्रवेश दिलाया जाता था, इसमें इसमें 2000 शिक्षक थे। ये सभी बातें सही, और लोकल अरेंजमेंट के बल पर यह सारा का सारा विश्वविद्यालय चलता था। स्थानिकता का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, कोई शक नहीं। लेकिन यही बातें ज्यादातर कही जाती, यह उचित भी है कि कही जाए। लेकिन जो रेयर बातें आज के व्याख्यान के माध्यम से, जैसा कि भाई रणधीर जी ने और इस संस्थान ने हमें अवसर दिया है, आचार्य नंद किशोर जी ने, हम उस माध्यम को प्रयोग करते हुए यह बात एक रेयर तौर पर कहना चाहते थे। मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि नालंदा में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो बहुत ही व्यवस्थित, इतनी वैज्ञानिक थी कि कभी-कभी आश्चर्य होता है कि उतनी वैज्ञानिकता उस समय कैसे थी। आप सोचें, आप कभी आए देखें कि किस तरह से यहाँ का जो मतलब ढांचा है, वह किस तरह से शिक्षकों के बैठने का, विद्यार्थियों के बैठने का, उनके रहने का, मतलब सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित थी। एक एक मैंने एक वैज्ञानिक तरीके से, एक चिंतन, पूर्व चिंतन के परिणाम में थी। सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, और एक तरह से अनुशासित कह सकते हैं, वो थी। इसमें महायान, हीनयान और वज्रयान के साथ साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि तंत्र, योग, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, मेट्रोलॉजी यानी धातु विज्ञान इत्यादि विषयों को भी पढ़ाया जाता। जैसा मैंने कहा था कि पुस्तकालय भी इसका बहुत ही श्रेष्ठ था, 3 खंडों में था, और उनमें सभी तरह के ग्रंथ हुआ करते थे, और उनको लोग माने एक तरह से उपयोग में ले आते थे, विद्वत्ता के साथ इस्तेमाल करते थे। मित्रों, यहाँ कुछ ऐसे विद्वान हुए हैं नालंदा की धरती पर ज्ञान परंपरा के रूप में, जो अतुलनीय हैं, जिनमें से 3-4 नामों का मैं विशेष उल्लेख करूंगा। ये सभी अथॉरिटी हैं। एक नागार्जुन, धर्मकीर्ति, शांत रक्षित, ये सभी अथॉरिटी हैं।
ये ऐसे शीलभद्र ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया को एक नया संदेश विचारों का देने में समर्थ हुए। ये जो विचार है यहाँ से जो उपजता था, वो पूरे दुनिया में तिब्बत हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे कोरिया हो, श्रीलंका हो, दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं वहाँ तक जाता था और वहाँ के विद्यार्थी आकर के शिक्षा विग्रहण करते। जैसा अभी मैंने बताया कि वेनसांग भी आकर के चीन से शिक्षा ग्रहण किए, क्योंकि यहाँ ऐसा केंद्र बना हुआ था पहले से। इत्सिंग भी आए, उन्होंने यात्रा की। तो शिक्षा की जो प्रणाली है, उसको जानने की प्रक्रिया हमको वहीं से देखने को मिलती है, जो वेनसांग और इत्सिंग ने रचा है। वेनसांग ने नालंदा में कहते हैं कि 15 साल बिताए और अनुभवों के आधार पर उन्होंने बहुतेरी चीज़ें लिखी। बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत सी बातें उन्होंने लिखी, जो बहुत ही गूढ़ और उल्लेखनीय है। पहली बात यह मैं कहूँगा कि उसमें लिखने की जो तमीज़, किस तरह से वर्णन किया जाए, जो वर्णना शक्ति है, जो एक तरह से क्रिएटिविटी है, वो किसी लेखक की देखी जानी चाहिए। एक तरह से वो आरंभिक समय रहा होगा कि यात्रा विवरण लिखे कैसे जाए। अभी राहुल सांकृत्यायन ने तो हिंदी में यात्रा विवरण की शुरुआत ही एक तरह से की है और आज तो हिंदी में बहुत अच्छे-अच्छे यात्रा विवरण लिखे जा रहे हैं। लेकिन उस समय के यात्रा विवरण जो वेनसांग ने शुरू किए थे, वह जीवन के मूल्यों का उद्घाटन भी हुआ करते। वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते थे। और सबसे बड़ी बात है कि नालंदा का, जैसा मैंने कहा कि जो बौद्धिक प्रभाव है, वह केवल भारत तक ना होकर के, वह एक तरह से भारत उसका एपिक केंद्र था, एपिक सेंटर था, लेकिन दुनिया भर में उसका प्रभाव जाता था और जो विचार यहाँ से उपजता था, वह पूरी दुनिया में विचार और विमर्श का एक सुंदर केंद्र बन जाता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जैसा मैंने कहा कि सहिष्णुता का सबसे सुंदर अगर कोई जगह थी, तो वो नालंदा थी। क्योंकि आप ये देखिए कि आप कभी आइए यहाँ और पढ़िए, तो जैन, सनातन और बौद्ध, इन तीनों का इतना खूबसूरत संगम है। आप देखिए चीज़ों को। भगवान महावीर की तो माने एक तरह से महाप्रयाण स्थली है, आप जानते हैं, पावापुरी। और मतलब सनातन के लिए आप आस-पास में गया देख लीजिए, राजगीर देखिए। ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध का तो है ही सारा का सारा। तो कैसे तीनों माने शाक्त, शैव सबका इतना खूबसूरत ये संगम है, ये कैसे संभव हुआ होगा? जब तक आप में बहुवचनात्मकता नहीं होगी, मल्टीपल यानी प्लूरिटी नहीं होगी आप। आजकल की आलोचना का जो साहित्यिक आलोचना है, उसका एक प्रमुख आधार है, हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं कि साहित्य में बहुवचनात्मकता होनी चाहिए। विभिन्न तरह की वाचिक, लिखित धाराएँ जो तरह-तरह की हैं और जीवन में भी अगर आप अपनी ही केवल बात कहते हैं, तो लोकतांत्रिक आप नहीं। आप तब लोकतांत्रिक हैं जब दी अदर्स को भी इज़्ज़त दें, अन्यतर को भी सम्मान दें, दूसरे की भावना, दूसरे के विचार, आप अगर एक धर्म से जुड़े हैं तो दूसरे धर्म को सम्मान दें, बराबर का सम्मान दें। आपकी मातृभाषा के साथ दूसरे की मातृभाषा भी पल्लवी, आपके देश के साथ दूसरे देश भी पल्लवी, आपके पंचायत के साथ दूसरी पंचायत भी डेवलप। ये जो भावना है, यह भावना बहुवचनात्मकता के रूप में है और उसका यहाँ इतना ज़बरदस्त केंद्र हुआ करता था, नालंदा, कि यहाँ पर बौद्ध शिक्षा के साथ-साथ सनातन को भी पूर्ण सम्मान प्राप्त था। और एक सभी तरह की देखिए विचारधाराएँ जहाँ फले-फूलेंगी, वहीं पर किसी भी समाज का, किसी भी संसार का, किसी भी स्थान का विकास हो। जहाँ पर आप किसी धारा को कुचलने की कोशिश करेंगे, स्पेशली खास तौर से किसी की वैयक्तिकता को, उसकी पर्सनैलिटी को, मैं कहता हूँ कि विचार विचार भी पर्सनैलिटी, मैं क्या हूँ? जो मेरा विचार है, जो मेरी सोच है। तो मेरी सोच को जब दबाने की कोशिश होगी, तो फिर मैं मर जाऊँगा, मेरा अंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ इतनी सुंदर बात थी कि आपकी कोई विचारधारा हो, आप आइए, अपनी बात रखिए, आप पल्लवित होइए। यह पल्लवन की जो भावना है ना, दुनिया में व्याप्त होनी चाहिए। नालंदा के माध्यम से पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि नहीं साहब, हम तो पल्लवनशील हैं, हम बढ़ोत्तरी करने वाले लोग हैं, हम किसी पर कब्जा करने वाले लोग नहीं। ये हमारी भावना थी और यही सबसे बड़ी बात है। इसीलिए नालंदा में देखिए उस वैदिक और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन होता है। ये संदेश जाना चाहिए, जो बार-बार अभी तक केवल
ये बात व्याप्ति रहती है कि केवल बुद्धिज्म यहाँ पे वो था, वो एक आधारिक रूप में था, लेकिन वैदिक और उपनिषद ग्रंथों का भी अध्ययन पूरी तरह होता था। और जो लोग बौद्धिज्म माने बुद्ध के माने विचारों का अध्ययन करते थे, समांतर रूप से वैदिक ग्रंथों का, उपनिषद का और अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करते थे। जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि संस्कृत यहाँ की भाषा थी, यहाँ के माने शासन की भाषा थी इस पूरे विश्वविद्यालय। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जो आदान-प्रदान है, यानी कि अगर हम अपनी लोक भाषा में कहें आवाजाही है, विचारों की जो आवाजाही, नालंदा ने विचारों की आवाजाही, यानी कि अगर आधुनिक समकालीन भाषा में कहें तो बहुवचनात्मकता, प्लूरिटी ऑफ द थॉट्स, प्लूरिटी ऑफ द इमोशंस को डेवलप किया। यह कम योगदान नालंदा का नहीं है। उसने शिक्षा में दुनिया में पहला कदम रखा, आवासीय, व्यवस्थित, वैज्ञानिक, और रखते ही यह बताया दुनिया को कि सभी विचारों का स्वागत होना चाहिए। जो हमारे ऋग्वेद में कहा, अनो भद्रा कृतो यंत विश्वतः, दुनिया भर के विचार हमारे पास आए, हम व्यवस्थित। आखिर आप देखिए कि एक तरफ डॉक्टर लोहिया ने राम, फिर कृष्ण, फिर शिव, सबको एक तरफ से देखते हैं, सब धाराओं को देखते हैं। जो नास्तिक हैं उनको भी देखते हैं। क्यों? जहां भी रचनाशीलता दिखती है, जहां भी आपको मंगलमयता दिखती है, जहां भी आपको समाज के आगे बढ़ने की बात दिखती है, कोई भी विचारक, कोई भी चिंतक, कोई भी समझदार आदमी उधर जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि नालंदा महाविहार में बहुत सारे मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ, और केवल बौद्ध मठ नहीं बने, हिंदू भी बहुत सारे मठ बने, उनकी परंपराएं बनी। बल्कि पाल काल जो था, पाल पाल जो राजा थे, उनके समय में जो बने हुए मंदिर हैं, स्तूप हैं, उनमें शैव, शाक्त, वैष्णव परंपराओं के देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी हुआ। ये भी बातें प्रचार रूप में, प्रसार रूप में इस व्याख्यान के माध्यम से जानी चाहिए। ये दर्शाता है कि नालंदा में सनातन जो परंपरा है, उसकी भी रक्षा के लिए लोग सन्नद्ध। ये जो आप दूसरे को इज्जत देते हैं, दूसरे की माँ को सम्मान देते हैं, दूसरे की मातृभाषा को इज्जत देते हैं, वो नालंदा ने तमीज सिखाई है बहुत समय पहले। ये ध्यान रखना चाहिए, जो अब हमको विश्व में जाने की जरूरत है। आज दुनिया में क्यों हिंसा है? क्योंकि हम अपने को ही चलाना चाहते हैं, जहां बैठे हैं अपनी ही दिखाना चाहते हैं। हम अगर दूसरे की भी बात को माने, बराबरी की इज्जत दें, दूसरे की भाषा को मान दें, दूसरे देश को मान दें, दूसरे समुदाय को मान दें, जहां जरूरी है लोकतांत्रिक रूप से झुकें, तो कहीं कोई कला होने की चीज नहीं पैदा हो। ये नालंदा ने तमीज बहुत पहले से सिखाई थी, इसीलिए यहाँ पे इतनी सारी परंपराओं का एक तरह से बहुत ही उद्भव हुआ, और इसको मैंने एक तरह से प्रशस्ति मिली, इसको देखने की बात हुई। नालंदा की जो वास्तुकला थी, वो बहुत ही आकर्षक थी, अद्वितीय थी। इस पे ध्यान विद्वानों का जाता है, फिर से जाना चाहिए। जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, जो हमारे मंदिरों के विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जो विशेषज्ञ हैं, कलाओं के जो विशेषज्ञ हैं, साहित्य में गहरी रुचि रखने वाले लोग। एक बार अज्ञे जी से किसी ने कहा कि भाई आप, और लोहिया जी से भी कहा कि आप मंदिर में क्यों जाते हैं? भाई आपका क्या ताल्लुक है मंदिर-वंदिर? तो वो कहे कि भाई हम इस मतलब स्ट्रक्चर देखने जाते हैं कि उसमें रचनाशीलता क्या है, उसमें तमीज़ क्या है। ये जो रचनाशीलता है किसी व्यक्ति को लोहिया बनाती है और किसी व्यक्ति को अज्ञेय बनाती है। ये रचनाशीलता आपको वास्तुशिल्प में नालंदा के प्राप्त होगी, और उसमें स्तूप हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, उसमें जो संरचनाएँ ईंटों की हैं आप आके देखिए, वो विरल हैं, बिल्कुल अलग। और आप पाल काल की जो कला देखिए, उसमें जो स्थापत्य कला है, ठीक है कि बौद्ध धर्म की तांत्रिकता आपको बहुत मिलेगी। नेचुरली मैंने जैसा कहा कि बुद्धिज़्म जो है एक आधारिक भूमि के रूप में रहा है, तो उसकी प्रायोरिटी तो रहेगी ही रहेगी। उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से चीज़ें पल्लवित हुई हैं, फली-फूली हैं, उसको देखा जाना चाहिए, और ख़ास तौर से तांत्रिक और महायान जो दर्शन है उनका, उसको जिस तरह से विकास मिला है, वो देखा जाना चाहिए। और ये जो उनकी कला है, जो जो उनकी दृष्टि है, उस दृष्टि को अगर आप देखें तो केवल वो वास्तु में ही नहीं है, पेंटिंग में भी है, मिनिएचर में भी है,
जिसको मैं इस व्याख्यान के आगे थोड़ा लेके बताऊंगा। थोड़ा सा आप अगर बने रहे तो मैं आगे जरूर इसको बताऊं। मित्रों, आप सबको पता है कि जो विभिन्न मार्ग थे, विभिन्न जो तंत्र, उन तंत्रों के बीच में प्रगतिशीलता तलाशने की तमीज नालंदा में जिन आचार्यों ने प्रस्तुत की, उनमें सरापा एक बड़े व्यक्ति के रूप में उभर के आए। और कविता को जिस तरह से उन्होंने तमीज दी, अपभ्रंश भाषा को गढ़ा नए तरीके से, और एक पूरी की पूरी, आपको जैसा मैंने कहा कि लुईपा, कन्नपा, शबरपा इत्यादि जिस तरह के लोग थे, बल्कि मैं आपको कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने तो लुईपा को बहुत बड़ा कवि के रूप में रखा है। इस पर शोध भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक लुईपा पे बड़ा शोध अपेक्षित है, एक बड़ा काम अपेक्षित है। ये होने से केवल लुईपा पे काम नहीं होगा मित्रों, हमारे समय की जो समझ है उस जमाने की जो साहित्यिक गतिकी है, लिटरेरी जो डायनेमिक्स है, उसका पता आपको जरूर लगेगा कि किस तरह से वो लोग साहित्य में मनुष्य की रचना भाषा को पेश करते थे। तो जो एक जीवन प्रणाली उन्होंने शुरू की, माने नालंदा के विद्वानों ने, नालंदा के कवियों ने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और यह एक खास चीज रही है। लेकिन केवल ये कहना कि सरापा ने केवल कविता का जन्म दिया, यह भी एक तरह से एक तरफा बयान। चूंकि हमारा विषय नालंदा की ज्ञान परंपरा भी, ज्ञान परंपरा ही है, तो मैं यह आज संक्षेप में बहुत कुछ शब्दों में बताना चाहता हूं कि सरापा ने किन सिद्धांतों का प्रणयन किया। जानना चाहिए, हमारे जो श्रोता है उनको सूचना के रूप में भी जानना चाहिए और समझ के रूप में भी जानना चाहिए। मित्रों, उन्होंने अद्वैत का, यानी कि अविभाज्यता का सिद्धांत एक दिया। उन्होंने अद्वैत के सिद्धांत में यह बात बताई कि सभी अनुभव और वास्तविकता का जो मूल है वो अविभाज्यता है। यह अद्वैत निर्माण और संसार के बीच भेद नहीं करता। उन्होंने यह सिखाया कि निर्माण और जो संसार है वह एक ही सिक्के के दो पहलू, उनके भेद केवल आपको मानसिक भ्रांति ही दे सकते हैं। निर्माण और संसार दोनों एक ही विचार के दो पहलू, ये उन्होंने नई दृष्टि दी, जिसको उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत, अविभाज्यता का सिद्धांत कहा सरापा ने। दूसरी उन्होंने बात कही, जो मैंने पहले ही बता दिया था, उसको थोड़ा सा और इलॉबरेट मैं करूंगा, कि उन्होंने सहज यान का दर्शन दिया और सहज यान के आधार पर कविताओं की रचना की। तो जो सहज यान है वो सहज साधना के विचार से आती, सहजता की साधना। उनके अनुसार जो आत्मज्ञान है, जिसको बुद्धत्व आप कह सकते हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, जैसा कि सरापा कहते हैं, किसी जटिल साधना, ध्यान दें आप, या किसी बाहरी विधि की आवश्यकता नहीं। जटिल साधना या कोई बाहरी विधि अपना अगर आप करना चाहते हैं साधना या पाना चाहते हैं, तो सरापा कहते हैं संभव। वो कहते हैं कि सरल, स्वाभाविक और सहज साधना ही मनुष्य के लिए वरेण्य है, वही होनी चाहिए। वही बात है जो मनुष्य को मनुष्य बनाएगी और परामनुष्य बनाएगी, उसको ऊपर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि बिना किसी कठिन तपस्या, बिना किसी कठिन विधि के व्यक्ति को यही विधि जो सहजता है, सरलता है, वो आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगी। और यही सहज साधना मनुष्य के आत्मस्वरूप को उद्घाटित करेगी, प्रकटित करेगी, पारदर्शी करेगी। एक उन्होंने और दर्शन का प्रतिपादन किया, उसका नाम है शून्यतावाद। नागार्जुन में आप देख सकते हैं बाद में, ये नागार्जुन हिंदी कवि नहीं, हम नागार्जुन जो कवि, जो दार्शनिक हुए, मैं उनकी बात। सरापा ने कहा कि जो शून्यता का सिद्धांत है उसमें स्थायी जो आत्मा है या जो परम सत्ता है उसकी अनुपस्थिति का प्रतीक शून्यता। स्थायी आत्मा और या जो परम सत्ता है उसकी अनुपस्थिति का प्रतीक जो है वो शून्यतावाद है, शून्य। उन्होंने बताया कि सभी वस्तुएं और अनुभव शून्य है, यानी उनमें किसी प्रकार की स्थायित्व की स्थिति या आत्मनिष्ठता नहीं। यह शून्यता समझ में आने पर सभी प्रकार के भेदभाव, द्वंद्व और भ्रम से मुक्ति मिल जाए। फिर उन्होंने बताया, एक नया उन्होंने नई व्यवस्था दी सरापा ने, कि जो तांत्रिकता है, तांत्रिक, वो कहा उन्होंने कि जो
तांत्रिक साधना है और प्रतीक है, उसको नई दृष्टि से देखने की जरूरत है। उन्होंने उसी प्रतीक को और उसी साधना के क्रम को अपने साहित्य में और कविता में भी वो लेके गए। उन्होंने तंत्र के प्रतीकों और अनुष्ठानों को आत्मज्ञान की एक साधना के रूप में प्रस्तुत किया। तंत्र उनके लिए कोई खेला नहीं, तंत्र उनके लिए और अनुष्ठान उनके लिए आत्मज्ञान का एक द्वार है, एक साधना, एक पथ है। तांत्रिक विधियों के माध्यम से उन्होंने यह भी सिखाया कि साधक अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और तंत्र के प्रतीकों के माध्यम से गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। तांत्रिक साधनाओं में ध्यान, मंत्र और मुद्राओं का विशेष महत्व है, यह उन्होंने अच्छे तरीके से समझा। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में ही समझाया था, आपको बताया था, दोबारा हल्के से रिपीट करके अपनी बात को फोकस्ड कर दूंगा कि सरापा अपने समय के समझदार व्यक्ति, जो समझ उनके अंदर थी वो समय की रूढ़ियों के प्रतिषेध से निकली, रूढ़ियों में बंधने वाले नहीं थे। कवि वही है जो रूढ़ियों का निषेध करे। जब कवि रूढ़ियों का निषेध करेगा तब नई रचना रचेगा, तभी आप नए द्वार कविता के, साहित्य के, जीवन के, दर्शन के, समाज के खोल सकते हैं। तो उन्होंने जो धार्मिक रीति रिवाज चले आ रहे पुराने और जो सामाजिक रीति रिवाज थे, उनकी कड़ी आलोचना। उनके दोहों में आप दोहा कोश पढ़िए, उसमें आपको धार्मिक आडंबरों का गहरा एक तरह से निषेध और विरोध मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। वो बताते हैं कि कैसे महायान में क्या खराबी है, हीनयान में क्या खराबी, तंत्र में क्या खराबी, शैवों में क्या खराबी है, वैष्णवों में क्या खराबी है, शाक्तों में क्या दिक्कत है, नास्तिकों में क्या दिक्कत है, जो कहीं कुछ नहीं मानते उनमें क्या दिक्कत है। ये चैलेंजिंग अथॉरिटी है सर, ये सबसे बड़ी बात। तो वो यही बात कह रहे हैं कि भैया आप बाहरी अनुष्ठान को मत लाओ, अपने आत्म शक्ति को जागृत करो। कैसे? केवल सहजता से, केवल स्वाभाविकता से। किसी से मिलो, दिल से मिलो, किसी को जियो, दिल से जियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उस समय के जो इतने रूढ़िग्रस्त समाजों की जो सिचुएशन थी, धर्मों की विडंबनाओं में जो आदृत समाज हुआ करता था, उसके प्रतिषेध करना, क्योंकि समाज की लांछना कैसे सहनी पड़ी होगी सरापा को, जब एक दूसरे समाज की लड़की, जो कि वंचित समाज की लड़की है, उसके साथ जब राजगीर की तरफ रहने लगे होंगे तो क्या किया गया होगा उनके साथ, कितना कठिन हुआ होगा। लेकिन चिंता वो नहीं करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये हमारे चीज को समझने की बात है। और एक चीज की तरफ से मेरा ध्यान छूट रहा था। नालंदा की जो खास परंपराएं हैं जिसको सरापा ने प्रस्तुत किया, वह थी योग। योग को बहुत इंपॉर्टेंट, योगी ही थे सरापा एक तरह से। तो योग और महामुद्रा को उन्होंने एक विशेष बल दिया। महामुद्रा, वज्रयान और बौद्ध धर्म के जो विशेष ध्यान की जो साधना विधि है, उसमें मनुष्य अपने भीतर की वास्तविकता को पकड़े, उसका अनुभव करे। ये सरापा अपनी कविता और अपने जीवन और चित्त के माध्यम से व्यक्त कर। तो महामुद्रा के माध्यम से जो मन की स्थिरता है, देखिए मन तो भागता रहता है। भोजपुरी में कहावत है कि मन मोरी हवा चित्त भूसौले। मन यहाँ है और चित्त भूसा के घर में है, क्या कर सकते हैं, घूमते रहते, कहीं भी मन मेरा चला जाता। वो कहते हैं कि मन की स्थिरता, मन को रोको, मन को कंट्रोल करने के लिए वो नहीं कहते, मन को समझने के लिए, मन को अंडरस्टैंड करो, जानो कि मन क्या है। जिस समय मनुष्य मन को समझ जाएगा, वो दुनिया को समझ जाएगा। होता क्या है कि हम मन को नहीं समझ, मन हमारे हमारे सोच से बाहर चला जाए। तो उसको उन्होंने शांत अवस्था में लाने, उसको सहज स्थिति में लाने, इसीलिए उनको सहज ज्ञान का प्रवर्तक कहा जाता है। और मुद्रा जो साधना उन्होंने की, महामुद्रा साधना की जिसको बोलते हैं, उसमें द्वंद्व और भ्रम से मुक्ति की बात उन्होंने उठाई। इस तरह से वो एक जो नालंदा की ज्ञान परंपरा है, उसमें तांत्रिक और दार्शनिक धारणाओं को नए तरीके से, एक नई दृष्टि के साथ, क्योंकि तंत्र बहुत विजड़ित हो चुका था उनके काल में, उसको नई दृष्टि देने का काम।
एक नई, मैं उसको नई धार्मिकता कहता हूं, मैं उसको नई सांस्कृतिकता कहता हूं, जो सरापा के माध्यम से नालंदा ने पूरी दुनिया को दिया, पूरी दृष्टि को दी, पूरे सामाजिकता को दी। ये मैं उस बात को कहता हूं। उन्होंने सरलता, शून्यता, अद्वैत और तांत्रिक प्रतीकों के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर जाने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। और उन्होंने केवल वज्रयान बौद्ध धर्म को नहीं प्रभावित किया, बल्कि मैं फिलॉसफी ऑफ इंडिया, भारत की का जो दर्शन धर्मिता है, उसको भी गहरे तौर पर प्रभावित किया, गहरे तौर पर दृष्टि दी। और उनके विचार और शिक्षाएं जो हैं, आज भी मैं कह सकता हूं कि बहुत ही मूल्यवान है। और हमारे समय और समाज के लिए वो है। मैं दो तीन बातें कहूंगा अंत में, कि नालंदा की जो विचारशीलता है, उसके साथ साथ नालंदा जो कला है, पूरी दुनिया में उसको ले जाने की जरूरत है। मैं इसे पाल कला नहीं कहूंगा, मैं इसे पाल कला नहीं कहूंगा, इसे नालंदा कला कहूंगा। हो सकता है कि आपको अजीब बात लगे, लेकिन मैं एक दृष्टि देना चाहता हूं, इसे नालंदा ही कला कहा जाना चाहिए। नालंदा कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जो उस समय की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं थी, उनकी प्रतिपूर्ति तो वो करती ही थी। उसमें बुद्ध, बोधिसत्व और तांत्रिक देवताओं के विवरण तो थे ही, उसमें सौम्यता, सजीवता, अलंकरण की बहुत सूक्ष्मता थी, कार्विंग बहुत अच्छी थी। नालंदा की मूर्तिकला में जो पत्थर है, जो कांस्य है, जो टेराकोटा है, उसका इतना सघन उपयोग किया गया है कि उसके आकार सामान्य से लेकर विशाल काय तक हो सकते हैं। उसमें बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों का एक अद्भुत आपको सामंजस्य और समन्वय दिखाई देगा। नालंदा में जो बनी तांत्रिक मूर्तियां हैं, उनके जो चित्रण हैं, उनमें आपको वज्रयान बौद्ध धर्म की तांत्रिक विधियों और तरीकों को, प्रतीकों को स्पष्टित किया गया, स्पष्ट उनका बिंब मिलता है। और उसमें एक नहीं, विभिन्न बोधिसत्व जो हैं, विभिन्न जो देवी देवता है, देवी देवता शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, और जो उनके युग में है, जोड़ी जो उनकी है, उसमें भी मूर्तियों के रूप में उनको स्थापित किया गया है। उनकी धार्मिक, सांस्कृतिक और साधनात्मक जो क्रियाएं हैं, उन मूर्तियों में दिखाई गई है। उसी समय जो नालंदा की जो कला है, उसमें जिस तरह के मठ, मंदिर और स्तूपों का निर्माण हुआ, वो आज दुनिया के लिए विशेष ध्यान देने के योग्य है। मैं इस व्याख्यान के माध्यम से जो देश और दुनिया के जो आर्किटेक्ट हैं, मैं कहूंगा कि नालंदा कला जो एक विशेष महत्वपूर्ण कला है, उसको समझने के लिए आप नए द्वार खोलें, उनको नई एक परंपरा का प्रवर्तन माने। पाल कला उसको कहना, विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान के नए, नालंदा ने ज्ञान, कविता, साहित्य, मूर्तिकला, मिनिएचर आर्ट, मनुष्य की सांवादिकता, धर्मों के बीच में सामंजस्य, संस्कृतियों के बीच में बराबरी, एक दूसरे से जीने की चाहत, बहुवचनात्मकता, लोकतांत्रिकता, इन सब का संदेश दिया है। और ये पूरी दुनिया में संदेश आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी जाने चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, कि नालंदा का यह जो संदेश है कि पूरी दुनिया में बहुवचनात्मकता हो, पूरी दुनिया में लोकतंत्र की वास्तविक स्थापना हो, पूरी दुनिया में एक दूसरे के सम्मान करने की जो दृष्टि है, पूरी दुनिया में एक दूसरे के प्रति चाहत की जो दृष्टि है, साहित्य के नए द्वार खुले, ऐसी जो भावना नालंदा की रही है, इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आयोजकों, विशेष तौर से भाई रणधीर जी को, आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय अत्यंत आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी को, हमारे मित्र भाई अनंत गिरी जी को, डॉक्टर आलोक जी को, और सभी श्रोताओं को, मित्रों को जो देश विदेश में फैले हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं। सबका अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नालंदा विश्वविद्यालय और नालंदा ज्ञान परंपरा की दृष्टि इतने कम समय में और इतने महत्वपूर्ण तरीके से आपने जिस तरह से
एक कवि की दृष्टि, एक कला समीक्षक की दृष्टि, एक साहित्यकार की दृष्टि और एक दार्शनिक की भी दृष्टि मैं कहूँगा। यह व्याख्यान निश्चित रूप से हम सबके दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। जिस सुंदरता के साथ आपने उस नालंदा ज्ञान परंपरा का ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा को हम लोगों के सामने समझाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे हमारे साथी के पास कुछ सवाल और टिप्पणियां जरूर होगा, तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वो काफी समय से बैठे हुए हैं, तो पहले मैं उनको सुनूंगा, उसके बाद आप सभी साथियों से टिप्पणी के लिए निवेदन करूंगा। आदरणीय प्रधान जी। मैं तो अभिभूत हूँ प्रोफेसर श्रीवास्तव की प्रस्तुति से। इतनी गहराई में जाकर, इतने विस्तार से नालंदा बिहार की परंपरा को, ज्ञान परंपरा को, साहित्य की परंपरा को उन्होंने जिस कुशलता के साथ, जिस कौशल के साथ रखा है लोगों के सामने, वो एक अनूठा प्रस्तुतिकरण। मेरी जानकारी ज्यादा नहीं, इसलिए इसमें जोड़ने का कोई सवाल नहीं, लेकिन नालंदा की बात आते हैं, तक्षशिला के विवाद, पूरी भारत की परंपरा की बात में आ जाए। और ऐसा लगता है कि नालंदा की परंपरा जो थी वो भारत की जो ज्ञान परंपरा थी उसी का एक पार्ट था। कैसे? एक बात कोई कारण से शायद प्रोफेसर श्रीवास्तव ने ध्यान में नहीं दिया या नहीं कहा, इसका विनाश हुआ एक दूसरी ज्ञान परंपरा के चलते ही शायद नालंदा का विनाश। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो ज्ञान परंपरा थी इसमें मात्र बहुआयामी नहीं थी, बल्कि इसमें सभी सभी के लिए अपनी अपनी जगह थी, सबको अपनी अपनी बात रखने की छूट थी। और कृष्ण ने इसी बात को गीता में कहा कि जितने रास्ते हैं सब मेरे ही रास्ते, इसलिए जो भी जिस रास्ते से आता है मैं उसे उसी रूप में स्वीकारता हूं। मैं एक दूसरी बात जो रणधीर से डिस्कस करता रहा हूँ उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। आज भारत की ज्ञान परंपरा की बात ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है ज्यादा? इतिहास की बात चली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, विनोबा, काका साहब कालेलकर, लोगों ने बहुत सी बातें रखी, लेकिन जब आजादी की बात सामने आ गई तो 1945 से ही वो धारा एक तरह से लुप्त होने लगी। और उसका एक उदाहरण हम देखते हैं, जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल के बीच में पत्राचार हुआ 45 में, उसमें यह परिलक्षित होता है। गांधी जी ने एक पत्र लिखे जवाहरलाल को और कहा कि तुम मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी हो, इसलिए भारत कैसा बनना चाहिए, और जहां तक मेरा सवाल है मैं तो हिंद स्वराज की बात पर आज भी टिका। जवाहरलाल ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा हिंद स्वराज में कोई ऐसी बात नहीं है, और भारत का जो आगे, भारत की जो आगे की यात्रा होगी वो तो शहरीकरण और औद्योगिकरण के माध्यम से, यानी जिस रास्ते से पश्चिम के लोग गए हैं उसी रास्ते से, और जब सरकार भी बनी और आगे जो काम हुआ उसी रास्ते से चलता रहा। यद्यपि डॉक्टर लोहिया, कृपलानी जी, विनोबा जी आज
याद दिलाते रहे भारत की ज्ञान परंपरा को और उसके अनुकूल संस्थागत ढांचा बनाने की, लेकिन वो बात चली नहीं। ये बात काफी लंबे दौर तक चली, लेकिन 8वें 9वें दशक आते आते कुछ समस्याएं सामने आ गई। क्या देखा गया? गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। क्या देखा गया कि राज्य अपनी क्षमता से ज्यादा शायद भार उठा पाया है, इसलिए राज्य की संस्था अब चरमराने लगी। मार्क्सवाद और मार्क्सवादी समाज और मार्क्सवादी राज्य विधाराशायी हो गया। तब आगे चल करके इसीलिए गांधी की बात, अब महात्मा गांधी की बात आने, ये सारी जो व्यवस्था थी, मैं ऐसा मानता हूं कि जो विचार होता है उसी के अनुकूल व्यवस्था भी बनती है। पश्चिम में जो पुनर्जागरण के बाद जितनी बौद्धिक क्रांतियां हुई, उससे 2-3 बात निकली थी और उसी बात को लेकर हम लोग भी चल रहे थे, सारी दुनिया चल रही थी। उसमें क्या बातें थी? एक बात तो ये थी कि मनुष्य जो है सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण जीव है और सारी सृष्टि के संसाधनों पर उसका अधिकार है। एक दूसरी बात जो उसमें थी कि मनुष्य मूल रूप से अपने स्वास्थ्य से प्रेरित होता है और उसी के अनुकूल काम करता है। तीसरी बात थी कि राज्य की संस्था की महत्ता होगी और समाज, बहुत से कर्म जो पहले समाज के पास था धीरे धीरे राज्य के पास आए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही समाज और मनुष्य की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। इसी बात को लेकर के हम लोग भी आजादी के बाद आगे चलते रहे, बहुत हद तक अभी भी चल रहे। लेकिन सदी के अंत आते, पिछली सदी के अंत आते आते ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें कोई न कोई बहुत बड़ी खामी है। ये दृष्टि नहीं चलेगी। प्रकृति और मनुष्य के बीच में जिस तरह का संबंध बिगड़ा, उसके जो परिणाम आए, जिसको आज हम भुगत रहे, आज बातों से गांधी की बात चलने लगी और इसी क्रम में भारत की ज्ञान परंपरा की भी बात आगे बढ़ रही है। बात अभी बात में ही बढ़ रही है, ऐसा मैं मानता हूँ, कर्म में नहीं उतर रहा है। कर्म के स्तर पर शायद इसलिए नहीं उतर रहा है कि जो लोग बात करते भी हैं वो ये जानते हैं कि समाज आज के वर्तमान ढांचे को पूरी तरह से हमें ढाह देना होगा, ढहा देना होगा अगर हम उस परंपरा को लाएंगे। तो मैं रणधीर से बात करता रहा हूँ कि अभी हम क्या कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि हमें वर्तमान पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए रीडर एक बनाना, 2 रीडर बनाए। एक रीडर तो टेक्स्ट आधारित हो, वेद से लेकर के गीताई तक आकर के उसको चुनिंदे चीजों को हम सामने रखें ताकि हमारे बच्चों को उनका आभास हो, उनका ज्ञान हो, तो समझे कि परंपरा, ज्ञान परंपरा कैसे बढ़ती है। दूसरा रीडर हम बनाए जिसमें जो विचारक हैं उनका हो, हम बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य आचार्य, रामानुजमाचार्य, वल्लभाचार्य से लेकर के फिर स्वामी दयानंद से लेकर के और विनोबा तक आ जाए। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होना चाहिए। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो सोचते हैं कि ये कैसे होगा, 1970 के आसपास भारत सरकार ने कहा कि 25,000 वर्ष में भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए और HR घोषाल साहब ने 25,000 वर्ष में ही सारे भारत का इतिहास लिख दिया, जो पब्लिकेशन डिवीजन से छपा दिया। उस तरह का कोई काम हम लोग करें तो भारत की ज्ञान परंपरा को हम आगे, कम से कम बच्चों को एक परिचयात्मक ग्रंथ बने, मेरा ये कहना है। परिचय हो। अभी हमारे बच्चे
परिचय भी नहीं रखते इन चीजों से। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जी रणधीर इसमें आगे और श्रीवास्तव जी आगे बढ़ करके इस काम को प्रारंभ किया जाए। और ये काम हो सकता है, किया जा सकता है, करने लायक, करणीय तो है ही। और ये सब लोग मिलकर चाहें तो ये काम होगा, तो हमारे बच्चों के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के लिए बड़ा काम हो जाए। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मैं तो बहुत है। इसमें रणधीर घसीट लाया। गांधी विचार परिषद से आने के बाद मैं ये सब काम बंद कर दिया हूँ। लेकिन रणधीर को अधिकार है कि मुझे चाहे जहां भी टीच करने जाए या इसलिए घसीट करने जाए। काम बंद मत करिए, काम चालू करिए। जब एक बार चालू कर लिया है तो चालू किए रहिए। मनोज राय जी की टिप्पणी आ रही है। ठीक। जी काम चालू रखिए और आइए सेवाग्राम घूम जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत काम अच्छा दूसरे ढंग रणधीर से जी, दो। चालू है। दूसरे ढंग से चालू है। मेरी 6 किताबें अभी अक्टूबर में छप कर आ रही हैं। जी जी। तो वो काम, जी, वो काम हम, जिसमें 4 स्वामी सहजानंद की किताबों का हिंदी से अंग्रेजी किया हूँ, और 2 धर्माधिकारी की किताबों का हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन वाला काम मैंने अब पूरा कर दिया। तो 6 किताबें अक्टूबर में आएगी, इसलिए काम बंद नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप शायद बदल। जी बहुत बहुत रणधीर जी, धन्यवाद। दो दो छोटी छोटी टिप्पणी टिप्पणियां हैं। जरूर जरूर। आ, आचार्य परिचय दास ने सरहप्पा और लोहिया जी को एक साथ रखते हुए उदाहरण देते हुए कहा कि उन लोगों ने कुछ चैलेंज तोड़ा, जो सरहप्पा लोगों ने तोड़ा और बाद में लोहिया जी ने भी चैलेंज तोड़ा। खासतौर से स्त्री संबंध, लड़कियों के संबंध में लेकर के हम दूसरे घर को लड़कियों की तरफ, मतलब उधर भी जाकर रह सकते हैं। तो हमारी तो परंपरा यह है कि हम बनैले स्वभाव से कैसे मनुष्य बने हैं, यानी काम और धर्म जहाँ परस्पर समन्वित होते हैं वहीं गार्हस्थ्य का जन्म होता है, जिसका श्रेष्ठतम काव्य है रामचरितमानस। तो वह चैलेंज तोड़ करके, चाहे लोहिया ने तोड़ने की कोशिश को या सरापा ने तोड़ने की कोशिश की हो या तोड़ा हो, तो वह समाज को कैसे और श्रेष्ठतर बना सकता है, तो ये। और दूसरा यह है कि नालंदा पर चूंकि यह केंद्रित था कि नालंदा यदि वाकई में श्रेष्ठ पुस्तकों का भंडार लिए हुए वहां का ग्रंथालय था, तो किसी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। आज जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं, तो आज तक यह भारत देश ने इतनी कोशिश के बावजूद भी एक अच्छा ग्रंथालय नहीं तैयार कर पाया है। मेरा मानना है कि भारत के हर लाइब्रेरी में एक बख्तियार खिलजी बैठा हुआ। तो अगर क्या हमारे बात। भीतर इतनी अच्छी परंपरा रही है ना पुस्तकालयों की, तो दोबारा हम कोई बढ़िया पुस्तकालय क्यों नहीं खड़ा कर सके। क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो नेशनल लाइब्रेरी है, आज भी अपने मतलब खून के आंसू रो रहा है। तो इस पर मैं केवल मतलब टिप्पणी है। अगर परिचय दास जी कुछ कहना चाहेंगे तो उनका स्वागत। जी मैं परिचय जी से निवेदन करूंगा कि वो इन सवालों को नोट डाउन कर लें, और आखिरी में मैं उनसे निवेदन करूंगा आलोक टंडन जी, और उसके बाद डॉक्टर आलोक वाजपेयी जी से निवेदन करूंगा। धन्यवाद रणधीर जी। कि मैं जैसा सोच रहा था, ये वक्तव्य उससे हटके और थोड़ा साहित्य की जो हिंदी कविता के जो उद्गम की बात उन्होंने कही, वो मेरे लिए नई थी और उससे मैं लाभान्वित हुआ। अब ये साहित्यकार ही जानेंगे कि ये जो स्थापना है हिंदी कविता के उद्गम की, वो कहाँ तक जो है वो स्वीकार्य है हिंदी भाषा और साहित्य में, ये मैं नहीं जानता। लेकिन यहीं पर एक सवाल उठता है कि गोरखनाथ पर प्रभाव पड़ा और कबीर पर उसके बाद प्रभाव पड़ता है। तो जब आप कहते हैं कि ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, इनका अनुवाद करने के लिए और लाने के लिए राहुल जी को तिब्बत जाना पड़ा, तो फिर ये पुस्तकें इन लोगों को कैसे मिली? क्या किसी ओरल परंपरा से प्राप्त हुई? दूसरी बात यह है कि कबीर के अंदर हम किसी बुद्धिज्म का प्रभाव क्या पाते हैं? ये अद्वैत परंपरा के लोग कहे जाते हैं, और अद्वैत परंपरा जो है
वो मैं समझता हूँ कि बुद्ध की परंपरा से विपरीत है, और उसमें बहुत लंबा शास्त्रार्थ है हमारे यहाँ। तो ये मानना कि ये सरापा जो है, ये आपकी बात में वो स्पष्ट हुआ कि वो सहज ज्ञान के भी हैं, वज्रयान के भी हैं, और अद्वैत मार्गी भी हैं। ये कैसे संभव? तो ये कुछ घालमेल सा लग रहा है, और इससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा कि सरापा की अपनी बौद्धिक दृष्टि क्या है, और वो कबीर तक आते आते क्या वही बनी रहती है या कुछ भिन्न है। क्योंकि यहाँ द्वैत और बुद्ध धर्म का जो मतभेद है वो छिप सा गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं ये सुनना चाहता था साथ में कि ये ठीक है, कविता की परंपरा के प्रति आपने बहुत हमको जागृत किया, लेकिन नालंदा में दर्शन के अलावा एक विज्ञान की परंपरा भी तो रही हो। हमारे वो कौन से वैज्ञानिक हैं जो उस समय नालंदा में थे? मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, कई लोगों से मैं जानने की कोशिश की, वो मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, लेकिन क्या आर्यभट्ट या जिनका नाम बोले अबराह मिहिर या अन्य लोग जिन्होंने भारत में ज्योतिष में काम किया है, एस्ट्रोनॉमी नॉट एस्ट्रोलॉजी, उन लोगों में से क्या कोई नालंदा में था? हाँ, थे और दो। यदि था तो उनकी आपने चर्चा क्यों नहीं की? और भारतीय ज्ञान परंपरा क्या सिर्फ साहित्य और दर्शन की ही परंपरा है? हम हमेशा भारतीय ज्ञान परंपरा की आजकल जो चर्चा कर रहे हैं उसमें विज्ञान की परंपरा को क्यों छोड़ दें? और फिर ये सवाल भी रह जाता है कि क्यों हम भारत में आधुनिक विज्ञान की परंपरा को जन्म नहीं दे पाते। मैं समझता हूं कि हमारा सारा जो ये आजकल बड़े जोरों पे चल रहा है भारतीय ज्ञान परंपरा का जो बहुत विवेचन, उसमें भारत की विज्ञान परंपरा और उसकी कमियों की कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो सर्वविदित है और जो सवाल आपका नहीं इतिहास का है, कि इतना उत्कृष्ट, इतना व्यवस्थित, इतना सुसंगठित, बौद्धिक रूप से संपन्न नालंदा विश्वविद्यालय क्यों बौद्ध धर्म के साथ भारत में पतन को प्राप्त हुआ? ये सवाल मैं समझता हूँ कि किसी भी भारतीय को बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि जब भी भारतीयता की बात होती है, जब भी भारतीय परंपरा की बात होती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि केवल सनातन परंपरा को ही जो है भारतीय परंपरा कहकर जो है वो स्थापित करने का प्रयास होता है। तो मैं चाहूंगा इन 3 प्रश्नों पे आपके क्या विचार हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय प्रत्यय दास जी से निवेदन करूंगा कि इन जिज्ञासाओं, सवालों और टिप्पणियों पर अपनी राय रखें। धन्यवाद रणधीर भाई, बहुत काफी बड़े प्रश्न हैं, और वह ये काफी अच्छे सवाल हैं जो उन्होंने उचित रूप में उठाया है। सबसे पहले तो आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र प्रधान जी को मैं हृदय से कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यह कहा कि बहुलतात्मकता को सर्वजनात्मकता में भी देखा जाना चाहिए, जैसा कि विनोबा जी की या हम लोग मानते हैं। तो ये अच्छी दृष्टि है, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुवचनात्मकता की जो अंतिम सिद्धि है वो सर्वजनात्मकता तक जाए, इसमें स्वीकार करता हूँ। भाई मनोज राय जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं हृदय से चाहता हूँ, यह हम सबकी मांग भी है कि देश में एक ढंग का पुस्तकालय बने। उसकी प्रेरणा अगर कहीं से भी प्राप्त होगी तो वो नालंदा से जरूर प्राप्त होगी। लेकिन जैसा कि मनोज जी ने कहा कि जो पुस्तकालयों की अवस्थिति है, कैसे बताऊं आपको रणधीर जी, किसी नालंदा के जितने अच्छे अच्छे पुस्तकालय, सो सराय वगैरह थे, अभी आप जाके देखें उनकी। तो एक जो पठन धर्मिता है और जो मीडिया का दौर है, बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़ा करते हैं कि जो कितनी पठनीयता और किस तरह से, किन माध्यमों के साथ हम पठन अध्ययन करें। बहुत सारे मीडियम्स बदल गए और लोगों के सोचने समझने की जो प्रवृत्ति है वो बदल गई। फिर भी किताब अगर आप पढ़ते हैं और आप उसको बिस्तर पे लेके, लेट के, सो के, उठ के, बैठ के
मतलब आपके मित्र जैसा वो बर्ताव होता है। लेकिन मोबाइल के साथ या जो अन्य माध्यम है उनके साथ बड़ी दिक्कत है। आपकी आँखें, आपका चित्त, आपका मन काफ़ी बोझिल होता है, उस पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो किताबों के पक्ष में मैं हूँ और भाई मनोज राय के इस स्वर में स्वर मिलाता हूँ इस मंच के माध्यम से कि लाइब्रेरी देश में ये सुंदर बल्कि इस हमारे इस आयोजन का सबसे सुंदर पक्ष ये बन सकता है। अगर हम ये बात कहें या माँग करें कि देश में अगर ये शासन प्रणाली या जनता ही मिलके एक इतना बड़ा पुस्तकालय क्रिएट करे, जैसा कि एक गौरव था हमारे नालंदा में 3 खंडों में था। तो वो 3 खंड किस तरह से बने गए होंगे, कैसे उनमें विभिन्न विचारों की पुस्तकें आई होंगी, वास्तव में बड़ा श्लाघनीय है और जैसा कि मनोज जी कह रहे हैं कि ऐसा माने बनना चाहिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होना चाहिए और शीघ्र होना चाहिए। हम लोग तो बल्कि नालंदा में भी माँग कर रहे हैं कि यहाँ भी एक उसी की एक तरह से प्रस्तुति आप दोबारा करें कि आप एक बड़ा पुस्तकालय यहाँ बनाने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि यह सरकार की और जनता की दृष्टि की जो एक माने एक तरह से जो एक रास्ता है, उससे निकल के आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों की एक रास्ता से आएगी क्योंकि कोई सरकार पढ़ने की तमीज़ नहीं सिखा सकती, वो तो आपके पास होगी। और कोई पठनशीलता ज़रूरी नहीं कि सत्ता से हर काम करवा सके। तो दोनों के पारस्परिकता से ही कोई जैसे ये जो पुस्तकालय भी यहाँ बना था, बगैर सत्ता के तो नहीं बना था। इतने बड़े 3 खंडों में बना होना जिसमें इतनी सारी किताबें तो पठन के करने वाले लोग थे और उसको दृष्टि देकर के पाल वंश और तमाम लोगों ने जो बनाया था, रचा था, वो बहुत बढ़िया। तो मैं उनको सलाम करता हूँ और मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और निश्चित तौर पर मैं उसके साथ। अब भाई आलोक जी ने काफ़ी बड़े प्रश्न उठाए, सैद्धांतिक उठाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सारे प्रश्नों का उत्तर देने में शायद देने के लिए मैं कोशिश करूँगा लेकिन कुछ बातें मैंने अपने तईं जैसे उनका ये प्रश्न है कि यहाँ साहित्य के बारे में और साहित्य की रचना धर्मिता के बारे में बातें हुई। मैं ये कबूल करता हूँ, मैंने पहले से मन बनाया था कि जो रेयर पक्ष है नालंदा क्योंकि मैं लगातार ये देख रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे व्याख्यान से कुछ लोगों को शुरू में ही मैंने माफ़ी माँगी थी, कि मैं कुछ ऐसे विरल पक्षों पे बात रखूँ। इस मंच का मैं एक डिफरेंट उपयोग करूँगा, सदुपयोग करूँगा, क्योंकि अब तक नालंदा की शैक्षिकता पर, इसके द्वारपाल से लेकर के इसकी प्रणालियों तक पे लगातार वो निश्चित मैंने शुरू से ही कहा, वो बड़ी बात है, उसका आदर होना चाहिए। लेकिन मैंने एक थोड़ा-सा मन बनाया था, इसके लिए मैं आयोजकों से माफ़ी भी माँगता हूँ, लेकिन मैं यह बात तय करके आया था कि मैं वो विरल पक्ष रखूँगा, जो लगभग किसी मंच से नहीं कही जाती। मैंने इसीलिए जब अभी नालंदा की चीज़ आई थी सामने तो मैंने प्रभात खबर में एक बड़ा जो लेख लिखा, उसमें इन पक्षों को भी उठा के रखा, जो रेयर पक्ष हैं, वो आना चाहिए। लगभग जनता से वो विगलित पक्ष हैं, नहीं आते। विद्वान लिखते नहीं, जनता उसको ठीक से लेती नहीं। तो इसलिए मैं आलोक जी से भी चाहता हूँ कि मैं माफ़ी माँगूँ कि यह मेरा अपना एक सोच है और आयोजकों से भी माफ़ी चाहता हूँ कि यह मेरी सोच थी कि मैं उस बात को रखूँ। दूसरा उन्होंने सवाल ये उठाया कि कैसे किताबें मिली, कैसे किताबें मतलब अगर सराफा ने कोई बात कही और वो किताब जो है वो कबीर तक और पहली बात गोरख तक। पहली बात ये जान लें कि ये जो उनकी किताबों की जो खोज है, वो राहुल जी ने अभी कुछ एक 70-80 साल, 90 साल पहले आरंभ की थी नालंदा में आके। और अगर आप देखिए हमारे यहाँ जो रचनाशीलता है, वह मौखिक रही, ओरल रही है एक तरह से, वो आपके मुँह से मुखामुख रही है, लोगों तक जाती रही। रहीम के दोहे, रसखान के जो पद हैं या जो तुलसी के पद हैं, वो लिखित रूप में लोगों ने कम जाने, कम पढ़े। डॉक्टर यू आर अनंत मूर्ति ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, जब मेरी उनसे बंगलुरु में भेंट हुई, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, पुरानी बात है, बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि जो रामायण और महाभारत जो 2 शिराएँ हैं भारत, वो आदमी जब पैदा ही होता है हिंदुस्तान में, पैदा, उसमें हिंदू मुसलमान या किसी धर्म की बात नहीं है, तो उसके खून में आ जाती है। कैसे आती है? बच्चा तो पढ़ता नहीं है, तो कैसे जान जाता है? क्योंकि मुख-सुख से लोगों के कहने से, उसके माँ के कहने से, पिता गाँव की पंचायत से धीरे-धीरे वो चीज़ें आने लगी। तो जो इन्होंने मतलब
जो सरापा ने बात कही होगी अपने समय में, वो लोगों तक गई होगी, वहीं से ही, जनता से ही, समाज से ही गुरु गोरखनाथ ने उठाई होगी, फिर गुरु गोरखनाथ ने जो बात कही होगी उसको कबीर ने उठाया। तो एक तरह से समाज में चली आ रही जो ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक परंपरा है, जो कविता और साहित्य का मुख्य आधार रहा है प्राचीन समय से, उस तरह से वो पुस्तक से मतलब उनकी रचना उनके पास तक पहुंची, ये कहने का। और जहां तक कबीर में बुद्धिज्म का सवाल भाई आलोक जी ने पूछा है, देखिए बुद्धिज्म का अर्थ आप कड़े अर्थ में न जाएं। बुद्धिज्म में अगर आप करुणा या सत्य या क्षमा, जो बड़े पर्सपेक्टिव, अहिंसा, इस तरह की जो पर्सपेक्टिव बड़े हैं, उसका सार निकालेंगे तो वो कबीर में आपको प्राप्त होगा। हम जो कवि लोग हैं, हम जो साहित्यजीवी लोग हैं, साहित्य को समझने वाले लोग, वह इस तरह से एकेडमिक शास्त्रार्थ में उतना नहीं जाते जितना उसके इस निचोड़ में जाते हैं कि उस धर्म की अंतिम फलश्रुति किस पर्पस में होती है, किस प्रयोजनशीलता में होती है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कबीर में जो एक अनुष्ठान परकता से हटकर, रिचुअलिज्म से हटकर, रूढ़िवादिता से, जैसे कबीर रूढ़िवादिता से हटते हैं, बुद्ध भी रूढ़िवादिता से हटते हैं, कबीर एक तरह से जनता को ललकारते हैं, बुद्ध भी जनता को सचेत करते हैं। इस तरह के जोड़ हम देख सकते हैं कि कुछ उनके प्रभाव है। यह सही है कि जैसा आलोक भाई ने कहा कि आर्यभट्ट और मिहिर, वराह मिहिर का नाम मुझसे छूटा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं आज के इस व्याख्यान में विज्ञान और तमाम प्रश्नों पे नहीं जा पाया हूं। यह सही है, ये दोनों विभूतियां और इनके अलावा भी विभूतियां, जैसा मैंने कहा कि मेट्रोलॉजी की भी शिक्षा, यानी कि धातु विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी, तो विज्ञान सम्मत यह विश्वविद्यालय था। रसायन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो यह प्रश्न भी कभी किसी व्याख्यान में हम लोग स्पेशली कभी जब कभी बात आएगी या किसी और विद्वान से इस पे बुलवाया जाएगा। यह सही है कि ये विद्वान थे यहाँ पर और भी अन्य विद्वान थे। अब जहां तक पतन की बात पूछी गई है, तो पतन में बहुत से कारण माने जाते हैं। यह एक इतिहास पक्ष है और इस पर अलग अलग कारण हो सकते हैं। तत्कालीन शासकों का धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय से अरुचि उत्पन्न हो, इस विचार से अरुचि उत्पन्न होना, और यहाँ जो लोकल लोग इस मैंने विश्वविद्यालय को जीवन देते थे, मैंने जैसा मैंने पढ़ा है, जो समझने की कोशिश की है, हो सकता है कोई विद्वान अपने तरीके से इसको व्याख्यायित करे। मेरी जो दृष्टि में, जो छोटी दृष्टि में जो यह बात आ रही है, वो मैं कह रहा हूँ कि जो लोकल यानी स्थानिक तौर पर जो समर्थन इसकी रचनाशीलता के लिए चाहिए था, इसकी जीविता के लिए चाहिए था, उत्तर जीविता के लिए चाहिए था, वो धीरे धीरे क्षरित होने लगा, कम हो गया। और यहाँ तक कि जैसा कि ये जो मतलब इसके ऊपर आक्रमण हुआ, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे विद्वान लोग भी दूसरे जगहों पे जाने लगे, दूसरे दक्षिण एशियाई जगहों पे चले गए और तमाम दूसरे राज्यों में चले गए। तो इससे भी बहुत भारी असर हुआ। और फिर ये न भूलें कि कुमारिल भट्ट का और इन लोगों का उदय भी हुआ, शंकराचार्य का बाद में उदय, आप इसको भी न भूलें। तो एक नई विचारशीलता आई। तो उस तर्कों के आधार पर, उन चीजों के आधार पर यह विश्वविद्यालय धीरे धीरे एक तरह से मतलब कमतर होने लगा, उसकी छवि जो है धूमिल होने लगी, उसकी आभा धूमिल होने लगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सुंदर मंच प्राप्त हो रहा है और मैं सटीक बातों को सटीक तरीके से शायद मैं दे नहीं पा रहा हूं या दे पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात अपने सौष्ठव से कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत कृतज्ञ हूं इस पूरे आयोजन के लिए कि मुझे अवसर मिला और मैं नालंदा की धरती से यह बात आप जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, गांधीयन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म फोरम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर परिचय दास जी ने जिस प्रेम भाव से, जिस जिज्ञासा से, जिस दृष्टि के साथ इस व्याख्यान को दिया है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणादायक व्याख्यान के रूप में याद किया जाएगा। प्रधान जी का जुड़ना आज के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही। मनोज राय जी, आलोक टंडन जी, आलोक वाजपेयी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो रिकॉर्डिंग आप सबको मेल पर